स्टूडेंट्स पहली वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया था। इस वीडियो के अंदर मैं स्टार्ट करा रहा हूँ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक हमने वीडियो नंबर 1 में कर लिया था। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। दिस इज पेपर 4024 2019 का पेपर 1 टाइम जोन 1। ठीक है ना। इसका दूसरा वाला टाइम जोन का पेपर हमने ऑलरेडी पहले कर लिए। तो अब ये कैसे होगा देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर आ रहे हैं। ये आगे जी क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 है सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस। देखें अब ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस ज़्यादा इजी ये होता है कि आप इसको एलिमिनेशन मेथड से करें। इट्स बेटर टू सॉल्व फ्रॉम एलिमिनेशन मेथड, अदरवाइज आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। मैं दोनों मेथड से करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखें इसको, अगर इसको हम सब्स्टिट्यूशन से करें तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, सो फ्रॉम सब्स्टिट्यूशन मेथड देखो आप किसी भी एक चीज को, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, किसी भी एक को सब्जेक्ट बना लो। लेट सपोज आप यहाँ से सब्जेक्ट बना लें, एक्स को सब्जेक्ट बना लें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एक्स को सब्जेक्ट बनाए, 4y को उधर शिफ्ट कर दें तो इट बिकम्स 1 माइनस 4y। ठीक है। पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 2, पुट इन इक्वेशन नंबर 2 तो क्या हो जाएगा 3x इंस्टेड ऑफ x की वैल्यू लगा दें 1 माइनस 4y प्लस 2y इज इक्वल टू 8। सो व्हाट इट बिकम्स 3 1s are 3, then 3 into 4 12 plus 2y is equal to 8. So 3 minus 10y is equal to 8. तो ये हो जाएगा 10y को उधर शिफ्ट कर दें आप और 3 plus 8 is equal to 10y। सॉरी ये प्लस 8 नहीं, ये माइनस 8 हो जाएगा। प्लस 8 को जब मैं इधर लेके आऊँगा तो साइन चेंज हो जाएगा। सो 3 माइनस 8 हो जाता है हमारे पास 3 माइनस 8 माइनस 5 अपॉन 10। 10y का ये 10 जब इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा, ये 10 एंड y बोथ आर मल्टीप्लाइंग, बीच में कोई साइन नहीं है 10 और y के, तो अगर कोई साइन ना हो तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही। सो इक्वल की दूसरी तरफ जाके इसको हम डिवाइड कर देंगे। सो नाउ यार माइनस 5 1s are 5, 5 2s are 10, तो y की वैल्यू आ जाती है माइनस 1 अपॉन 2, और यू मे राइट इट एज 0.5 माइनस 0.5। ठीक है। कॉपी कर लें इसको आप, या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पुट इट इन इक्वेशन नंबर 1, y की वैल्यू आ गई। अब आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में कहीं पे भी आप इसको पुट कर सकते हैं। आई थिंक यहाँ पुट कर दें, ये जो x की वैल्यू आपने ली थी, x इज इक्वल टू स्टार्ट के अंदर ये वाली वैल्यू, इट इज मच बेटर, इसी के अंदर डाल दें आप। ठीक है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 माइनस 4y, y इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2। सो माइनस माइनस ये मल्टीप्लाई होता है, पहले 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 अपॉन 2 से, लेकिन इससे पहले साइन और साइन पहले मल्टीप्लाई होते हैं, तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे प्लस, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, या 4 1s are 4 अपॉन 2, 2 2 से कैंसिल हो गया, 4 से कैंसिल हो गया 2, सो 1 प्लस 2 बिकम्स 3, तो x की वैल्यू आ जाती है 3। ठीक है, x 3 आया और y की वैल्यू आ गई माइनस 1 अपॉन 2। अब आप चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड करें या एलिमिनेशन मेथड करें, इसको आप एग्जाम में चेक कर सकते हैं कि आंसर हमारा ठीक है कि नहीं। जिस तरह किसी भी इक्वेशन को ले लें, x प्लस 4y इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे x की जगह x की वैल्यू लगाएं आप 3, और y की जगह y की वैल्यू लगाएं विच वाज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है। तो 2 और ये कैंसिल हुआ, 3 प्लस 2 ब्रैकेट में है माइनस 1, क्या हो जाएगा ये 2 और 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 1s are 2 माइनस 2, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट साइड राइट साइड अगर इक्वल हो जाए, दिस मीन कि आपका आंसर बिल्कुल दोनों के दोनों सही है। एग्जाम में आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है। चले जी, अब इसको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ये पूरा एलिमिनेशन मेथड है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इसको करवा रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड से, सॉरी एलिमिनेशन मेथड से करवा रहा हूँ।
दिस आई डन विद सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो एलिमिनेशन मेथड भी अभी हम कर रहे हैं, देखें जी इसको। नाउ इसी क्वेश्चन को अगर मैं एलिमिनेशन मेथड से करूं, सो हियर इट बिकम्स थ्रू एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में होता है कि आपने किसी भी एक वैल्यू को कैंसिल करना है, या एक्स को या वाई को, आपकी चॉइस है। लेट सपोज मैं यहाँ से 3 से इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं, इक्वेशन नंबर 1 को, क्या बनेगा? 3 जब x से मल्टीप्लाई होगा 3x, फिर 3 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा 3 4 ज़ा 12, y इज इक्वल टू 3 को फिर मैं 1 से करूंगा, 3 1 ज़ा 3। अच्छा, 3x नीचे दूसरी को ये लिख दें, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ना क्वेश्चन इज दिस कि मैंने 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया? मैंने 3 से इसलिए मल्टीप्लाई किया कि मेरे पास x का वेरिएबल ये फर्स्ट टर्म 3x और 3x सेम आ जाए। मैं चाहता तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करने के बजाय ये भी कर सकता था कि नीचे की इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता। उस केस में क्या होता, नीचे की इक्वेशन जब 2 से मल्टीप्लाई हो जाती तो नीचे की इक्वेशन में 2y बन जाता 4y, और ऊपर भी 4y होता। फिर मैं इनको सेम करके इनको कैंसिल कर सकता था, जिस तरह यहाँ भी मैं कैंसिल करने लगा हूँ। जिस तरह ये सेकंड वाली इक्वेशन है, इसके साइन में चेंज कर देता हूँ, उसको माइनस करूँ, यानी सबका साइन चेंज कर दूँ, जो प्लस है उसको माइनस, और अगर कुछ माइनस नजर आए तो उसको प्लस कर देंगे। तो यहाँ तो सारे प्लस में, उसमें मैंने माइनस कर दिया। सो ये प्लस 3x बन जाएगा माइनस 3x, 3x माइनस 3x कैंसिल हो जाएगा। ये 12y, ये है माइनस 2y, तो 12 माइनस 2 हो जाता है 10y। ये 3 और ये माइनस 8 बन चुका है, प्लस 8 नहीं है, ये माइनस 8। सो 3 माइनस 8 बिकम्स माइनस 5। 10 की वैल्यू आप उधर भेज दें, तो y इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 10, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, सो वैल्यू ऑफ y बन जाती है यहाँ पर माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, अब आप आगे चाहें तो ये इसको सब्स्टिट्यूट कर दें किसी भी इक्वेशन में। लेट सपोज इसको पुट इन इक्वेशन 1 कर दूं मैं, तो पुट इन इक्वेशन 1 अगर मैं इसको करूं तो x प्लस 4y, y की जगह मैं लगा देता हूँ माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, 2 2 ज़ा 4, x प्लस 2 1 ज़ा 2, तो ये माइनस 2 इज इक्वल टू 1, प्लस माइनस माइनस 2 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 प्लस 2, x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है ना, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू आ रही है माइनस 1 अपॉन 2। वेरीफाई करने का मेथड मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो x की जगह x की वैल्यू लगा दें, y की जगह y की वैल्यू लगा दें, तो लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। सही है, तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा थ्रू एलिमिनेशन मेथड। क्लियर? चलें, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आ जाएं जी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि आमिर बायज अ कैमरा फॉर $250 एंड सेल इट फॉर $200, कैलकुलेट दिस परसेंटेज लॉस। तो बेसिक सा जो लॉस का फॉर्मूला है, तो ऑब्वियसली लॉस कब होता है? लॉस तब होता है आपको जब आपका कॉस्ट प्राइस कम हो जाए, सॉरी कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो जाए और सेलिंग प्राइस कम हो जाए। ये दोनों फॉर्मूले तो आपको पता होंगे। प्रॉफिट कब होता है? प्रॉफिट होता है जब आपके पास, सिंपल है, एवरीडे लाइफ में आप यूज करते हैं, प्रॉफिट होता है व्हेन सेल प्राइस ज्यादा हो, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है ना, सेल प्राइस में से आपने कॉस्ट प्राइस माइनस कर दी, प्रॉफिट हो गया। सिमिलरली लॉस इसका ऑपोजिट होता है, जब आपकी कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो जाए और सेल प्राइस कम हो जाए, तो ये हो जाता है लॉस। तो यहां से पहले आप लॉस फाइंड करो, लॉस इन करेंसी। लॉस कितना हो रहा है इनको? कॉस्ट प्राइस थी 250 और सेल कर दिया उसको $200 में, तो लॉस हो रहा है $50 का। ठीक है ना, नाउ इज आस्किंग दैट ही नीड्स लॉस इन परसेंटेज, परसेंटेज लॉस। तो लॉस इन परसेंटेज का फॉर्मूला आपको पता होगा कि लॉस इन परसेंटेज का फॉर्मूला होता है लॉस इन परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस इन करेंसी, इन डॉलर्स, इन पाउंड्स, इन रुपीज, जो भी है वो, अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, दैट्स इट। लॉस इन डॉलर हुआ है, इनको $50 का लॉस हुआ है। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 250 इनकी कॉस्ट प्राइस इंटू 100,
तो सिंगल जीरो जीरो से कैंसिल हो गया, 25/50, 25 वन जा 25 टू जा 50, सो ये नीचे से पूरा कैंसिल हो गया, 2 10 जा 20, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका 20। इस क्वेश्चन में एक चीज आपके जहन में रहे कि लॉस जो होता है, लॉस एंड प्रॉफिट बोथ डिपेंड्स ऑन द कॉस्ट प्राइस। अगर आपको कहीं क्वेश्चन में प्रॉफिट इन परसेंटेज फाइंड करना हो तो उसका भी यही फॉर्मूला होगा, प्रॉफिट इन परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट इन डॉलर अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो परसेंटेज में लॉस फाइंड करना हो या परसेंटेज में प्रॉफिट फाइंड करना हो, दोनों का मेथड यही होता है कि आपने डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस लिखना और ऊपर लॉस है या प्रॉफिट जो भी है वो आप लिख देंगे, ठीक है। अनटिल अनलेस वो आपको क्वेश्चन में कहे नहीं कि आप इसको सेल प्राइस के रिस्पेक्ट से बताएं। अगर आपको कुछ नहीं कहा जाता, सिर्फ इतना कहा जाता है कि कैलकुलेट परसेंटेज लॉस, तो आपने इस तरह से करना, या कैलकुलेट परसेंटेज प्रॉफिट, तो आपने इस तरह से करना, ठीक है ना। इसके अलावा क्या क्वेश्चन हो सकता है, इसके अलावा ये हो सकता है कि वो ये भी कह सकते थे, कैलकुलेट इज परसेंटेज लॉस विद रिस्पेक्ट टू सेलिंग प्राइस। अगर वो विद रिस्पेक्ट टू सेलिंग प्राइस बोलते हैं तो फिर आपको कॉस्ट प्राइस की जगह सेलिंग प्राइस लिखना पड़ेगा, WRT विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है ना। तो अगर आपको विद रिस्पेक्ट टू सेलिंग प्राइस बोले तो फिर कॉस्ट प्राइस को हटा के आपने सेलिंग प्राइस लिखना है, अदरवाइज आप यहाँ पे कॉस्ट प्राइस की वैल्यू ही लगाओगे, ठीक है जी। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ओके जी, क्वेश्चन नंबर बी पार्ट है, मीरा इन्वेस्ट सम मनी एट अ रेट ऑफ 2% पर ईयर सिंपल इंटरेस्ट, हाउ मेनी ईयर्स डज इट टेक फॉर हर इन्वेस्टमेंट टू डबल इन वैल्यू। ओके नाउ इस क्वेश्चन पे कैसे करेंगे, देखिए मीरा इन्वेस्ट सम मनी एट अ रेट ऑफ 2%, तो ये तो हो गया, इसका रेट हो गया 2%, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, राइट। सो यहाँ पे ही सेट दैट हाउ मेनी ईयर्स डज इट टेक फॉर हर इन्वेस्टमेंट टू डबल इन वैल्यू, कि उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो डबल हो जाए। तो डबल के लिए क्या क्राइटेरिया है कि इन्वेस्टमेंट डबल हो जाए ना। इन दिस केस प्रिंसिपल P इज नॉट गिवन हियर, ठीक है ना, P इज नॉट गिवन हियर। तो अगर P भी गिवन नहीं है और टाइम भी गिवन नहीं है, एंड ही सेड दैट इंटरेस्ट इतना उनको मिलेगा कि वो जो दो भी डबल इन वैल्यू हो जाएगी ना। एक फॉर्मूला और माइंड में रखें थोड़ा, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक और फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। अब जरा यहाँ गौर से देखें, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इफ अगर मैं कहूं कि हमारा इंटरेस्ट जो है, लेट सपोज फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल है $100 और कुछ अरसे के बाद मुझे इंटरेस्ट भी $100 मिल रहा है, तो मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू 100 प्लस 100 200। तो मेरे पास जो अमाउंट आएगा वो डबल हो चुका होगा उसका, ऑब्वियसली इट विल बी डबल। सो इन दिस केस हम ये कह रहे हैं कि इफ P इज इक्वल टू I, इफ P इज इक्वल टू I, इन दैट केस क्या हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस P, ठीक है ना। I की जगह में P लगा देता हूं तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन इंटरेस्ट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द प्रिंसिपल। सो यहाँ पे प्रिंसिपल गिवन नहीं है, तो मैं ये कर रहा हूं यहाँ पर कि इंटरेस्ट की जगह भी मैं लगा देता हूं इधर P, ठीक है ना। सो इफ I इज इक्वल टू P, P इज इक्वल टू PRT, R हमारे पास है 2 और T अपॉन 100 हो गया। इसको अब आप आगे सॉल्व कर लें, ये वर्किंग मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने लिखा था, इसको आप नोट करना चाहें नोट कर लें। Okay, now in this case, देखिए आप 100 को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100p इज इक्वल टू 2p और t। तो 2p को उधर शिफ्ट कर दें तो ये बन जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 100p डिवाइडेड बाय 2p इज इक्वल टू t, ठीक है, बिकॉज यू आर गोइंग टू फाइंड द टाइम, हाउ मेनी ईयर्स, t।
तो पी से कैंसिल हो जाएगा और 100 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 50। तो टाइम हमारे पास आ जाता है यहाँ पे 50 का। सही है जी, ये टाइम आ गया आपके पास 50। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 11 देखें इसके बाद। सिंप्लीफाई, सीधा सीधा सिंप्लीफाई करना, -3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 7 - 3 5 15 के। अगेन -3 विल मल्टीप्लाई बाय -2, तो साइन से पहले मल्टीप्लाई होगा, सो माइनस माइनस प्लस एंड 3 2 6। 7 + 6 इज इक्वल टू 13 - 15k. This is the answer. Solve the equation. Now in this case when you said that solve the equation, तो हमेशा सबसे पहले फैक्टराइज करने से में आप पहले देखा करें कि क्या कुछ कॉमन है या नहीं है। इन दिस केस x इज कॉमन, तो x मैंने कॉमन ले लिया। सो बाय टेकिंग x एज कॉमन इट बिकम्स 5x - 3। ठीक है, सो x इज इक्वल टू 0। अब ये एक फैक्टर बन गया, आपके पास माइंड में रखें। ये कॉमन लेने के बाद ये जो ब्रैकेट आपने बनाई, ये ब्रैकेट जो है दिस इज अ फैक्टर, और जिसको आपने कॉमन लिया था वो भी एक फैक्टर बन चुका है, दोनों फैक्टर है। एंड दे बोथ, अगर ये दोनों फैक्टर इक्वल टू 0 है, मीन x भी इक्वल टू 0 है, एंड दिस वन फैक्टर विच इज 5x - 3, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ठीक है, सो राइट हेयर -3 को उधर शिफ्ट करें, +3 एंड x इज इक्वल टू 3/5। तो दो आंसर हो गए x के, एक तो हो गया x इज इक्वल टू 0 एंड अदर वन इज x इज इक्वल टू 3/5। क्लियर है जी? आगे चलें इसके बाद क्वेश्चन नंबर, इसका स्क्रीनशॉट सॉरी लेना है तो आप ले लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर evaluate 3 की पावर -2 and 3 raised power 4. So whenever the bases are same and they are multiplying, in this case दोनों bases same है, 3 is the base, 3 is a base, and power -2 इसको आप पावर भी कह सकते हैं, इसको इंडेक्स भी कहते हैं। ठीक है ना, सो बेस सेम है और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो आप पावर्स को क्या करते हैं, आपस में ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम पावर्स को कर रहे हैं इधर ऐड, सो पावर्स ऐड हो जाएंगी हमारे पास। सो आई कैन राइट इट एज 3 पावर -2 + 4। ठीक है, सो 3 पावर -2 + 4 हो जाता है 2। सो 3 की पावर 2 कितना हो जाता है, 3 स्क्वायर मीन 9। ठीक है, अच्छा बी पार्ट में देखें, 3 - 3 पावर 0, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाए तो ये इक्वल हो जाता है 1 के। सो 3 - 1 कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2। 3 - 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। क्लियर? इसको भी आप कॉपी कर लें, वीडियो को पॉज करके कॉपी करना है कॉपी करें, या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर सी पार्ट, इस 12 का सी पार्ट है। सिंप्लीफाई 1/y होल पावर 1/2 इंटू 4y की पावर 1/2। इसको मल्टीप्लाई करें 4 को जरा इससे, 4 1 ज़ा 4, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा बिकॉज देयर वाज नो कोफिशिएंट विद y पावर 1/2, सो दिस मींस इट्स कोफिशिएंट इज 1। सो 4 और अगेन y की पावर 1/2 है और वहां y की पावर 1/4 है। ये बेसिस सेम है, y है, इसकी बेस भी सेम है y, तो ऊपर से पावर्स को आप ऐड कर देंगे 1/2 + 1/4। सो इसको आप क्या लिखोगे, 4y, एलसीएम आप इसका ले लो, 2 2 ज़ा 4 और 4 1 ज़ा 4, तो ये बन जाएगा 4y की पावर है 3/4। ठीक है जी, ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। क्लियर हो गया? ओके ना, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाए। राइट द नंबर 0.0023 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सो इजी, बहुत छोटी वैल्यू 0.0। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, डेसिमल एक नंबर के बाद लिखना होता है। नंबर मीन कोई ना कोई आपके पास होल नंबर, जिस तरह ये 2 है, नेचुरल नंबर जिस तरह आपके पास आ गया 2, तो आपने पॉइंट यहाँ से उठा के 2 के बाद लिखना है। तो अगर मैं 2 के बाद लिखूं 2.3 लिखूं, तो यहाँ पे आप देखो कि मैंने डेसिमल को कितने डिजिट मूव किया, 1 0 2 0 3 0 और 4, तो मैंने इसको 4 डिजिट मूव किया, तो मैंने इसकी 10 की पावर लिखा 4। अब क्वेश्चन ये है कि मैं इसको +4 लिखूंगा कि -4 लिखूंगा।
बेसिकली नंबर था 0.00023, ठीक है, और मैंने इसको बना दिया 2.3। तो मैंने इसको छोटा किया है कि बड़ा किया? मैंने इसको बड़ा बना दिया, ठीक है, नहीं ऊपर जा रहा। 0.0023 बहुत छोटी सी वैल्यू थी, मैंने इसको लिख दिया है 2.3, इसको बड़ा कर दिया। तो जब मैं बड़ा करता हूं तो पावर को मुझे माइनस में करना पड़ता है, ऑपोजिट चलता है। जब मैं इस नंबर को बड़ा करता हूं तो मुझे पावर को माइनस में करना होता है, और अगर मैं किसी नंबर को छोटा करूं तो पावर को फिर मुझे प्लस में करना होता है। अभी आगे चल रहा है, मजीद फर्दर इसको इलेबोरेट करूंगा मैं। तो बहरहाल ये 0.0023 छोटा सा नंबर था, आपने इसको 2.3 बड़ा बना दिया, तो बैलेंस करने के लिए पावर को माइनस में चलाएंगे, तो ये माइनस में है। अच्छा, इसका बी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखें आप, इवेल्युएट 8 इंटू 10⁻9 माइनस 9 इंटू 10⁻8। देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, गिव योर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी हो तो इसको माइंड में रखें कि स्टैंडर्ड फॉर्म में एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के लिए ये जो पावर है ना 10⁻8 10⁻9, ये वाला नंबर बिल्कुल 100% सेम होना चाहिए आपके पास। 10⁻9 और 10⁻8 ये वाले नंबर आपके पास बिल्कुल सेम होने चाहिए। या तो आप इसको 10⁻8 को इसको भी 10⁻9 बना दें, या 10⁻9 को या तो दोनों को 9 बना दें, या दोनों की पावर्स को 8 बना दें। तो आपकी मर्जी है, मैं आपको जरा ये करके दिखाता हूँ। 8 इंटू 10⁻9, मैं जरा इसकी पावर को 9 बनाता हूँ, जिस तरह ये मेरे पास 9 है, इंटू 10⁻8 से मैंने बना दिया, इसको 9 बना दिया, ठीक है ना। तो पावर मैंने बढ़ा दी यहाँ पर, ये पावर थी इसकी 8, अब इसकी पावर होगी है 9। तो जब मैं पावर बढ़ा दूंगा तो यहाँ से नंबर क्या होगा, जिस तरह मैंने कहा ये ऑपोजिट चलता है, 8 से बढ़ के 9 होगी, प्लस में बढ़ी ना, +8 +1 9 होगी। तो ये प्लस में बनी, तो पावर अब मेरी क्या होगी, बड़ी होगी कि छोटी होगी? अगर पावर बढ़ती है तो नंबर छोटा हो जाता है, जिस तरह यहाँ मैंने बताया था कि ऑपोजिट चलता है। नंबर जो था इसको मैंने बड़ा बनाया तो पावर पे मैंने माइनस में चलाई, अब मैंने पावर को बड़ा कर दिया, पावर को बढ़ा दिया, तो नंबर मुझे घटाना पड़ेगा। तो ये 9 कम होके क्या हो जाएगा, एक डिजिट ही कम होगा, तो ये 9 यहाँ से हो जाएगा 0.9। 9 में डेसिमल यहाँ पर है, तो ये एक नंबर पीछे आ जाएगा 0.9, ठीक है। सो 8, अब जब ये पावर सेम होगी, यहाँ भी 10⁻9 यहाँ भी 10⁻9, ठीक है। अब आप ये कर सकते हो कि 8 में से जब ये पावर सेम हो जाए तो फिर इन दोनों नंबर्स को, 8 को और 0.9 को आप आपस में, अगर ये माइनस हो रहे हैं तो माइनस कर दें, और अगर प्लस हो रहे हैं तो आप प्लस कर दें। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दें 8.0 और उसमें माइनस कर दें 0.9, तो क्या हो जाएगा 10 - 9 1, ये 8 से कट के 7 हो गया, तो ये बन गया 7.1 इंटू 10⁻9। सही है, ये हो गया आपके पास। मैंने यहाँ पे 8 को 9 बनाया है, आप चाहें तो इस वाले 9 को 8 भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो भी आपकी चॉइस है कि दोनों को मैंने 9 बनाया, आप चाहें तो दोनों को 8 भी बना सकते हैं। और उसको 8 बनाने के बाद आप फिर इसको 7 ये ज़हन में रखें कि स्टैंडर्ड फॉर्म की कंडीशन ये है कि डेसिमल सिर्फ एक नंबर के बाद होना चाहिए, जिस तरह यहाँ आंसर में डेसिमल 7 के बाद है, एक नंबर के बाद है, तो ये आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पे ठीक है, ठीक है। कॉपी कर लें इसको भी, सही है जी। आगे चले क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाए। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 14 है कि फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू। अच्छा जी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स किसी भी नंबर्स के जो होते हैं वो उस नंबर से साइज में छोटे होते हैं, ठीक है। तो फैक्टर्स उससे छोटे होते हैं। अच्छा, अब अगर फैक्टर्स से छोटे हैं, उन सारे कॉमन फैक्टर्स में से हाईएस्ट तो एक पी है एक क्यू है जी। तो आप जरा देखो, पी के पास 2 का क्यूब है और यहाँ पे खाली 2 है, तो क्या चीज कॉमन है? 2 है, इसके पास सिर्फ एक 2 है, सिंगल 2, एंड पी हैज क्यूब ऑफ 2। तो क्यूब ऑफ 2 दोनों के पास तो नहीं है, क्यू के पास तो सिर्फ सिंगल 2 है, तो आप सिर्फ सिंगल 2 यहाँ लिख देंगे, क्योंकि सिंगल 2 एटलीस्ट दोनों के पास है। अच्छा, 3 की अगर बात करें तो P हैज ओनली 1 3 वाइल Q हैज 3 स्क्वायर। तो Q के पास 3 स्क्वायर है, तो हम Q भी एक ही लिखेंगे, दोनों के पास, एक के पास 3 है एंड अदर वन है 3 स्क्वायर, तो हम एक सिंगल 3 लिख देंगे 3, बिकॉज सिंगल 3 एटलीस्ट दोनों के पास कॉमन है,
3 स्क्वायर इज नॉट कॉमन, p के पास नहीं है, q के पास तो है। सिमिलरली 5, p हैज 5 का स्क्वायर बट q हैज ओनली 1p, तो कॉमन जो है वो सिर्फ सिंगल 5 है, तो ये आपने लिख दिया। तो क्या बन जाएगा ये HCF 2 into 3 into 5, 5 2 is 10, 10 3 is 30, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर here is 30। क्लियर? अच्छा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में और एलसीएम में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, एलसीएम की जगह एचसीएफ और एचसीएफ की जगह एलसीएम। तो ये माइंड में रखें कि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, फैक्टर्स हमेशा उस ओरिजिनल नंबर से छोटे होंगे। तो आप p की वैल्यू देख लो, ये 2 का क्यूब है, 3 है, ये 5 का स्क्वायर है। अगर आप इन तीनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 2 का क्यूब है 8 और 5 का स्क्वायर है 25, तो ये वैल्यूज काफी बड़ी आती है। सिमिलरली ये क्यूब भी अगर आप चेक कर लो, 3 का स्क्वायर 9, 5 9 40, 42 80, तो क्यूब भी जो है वो 80 बनता है। तो ऑब्वियसली ये उससे छोटा ही आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर छोटा आएगा, तो दोनों से छोटा फैक्टर हमेशा नंबर से कम होगा। ठीक है, उसके बाद है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स में देखें कि फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ पी क्यू एंड 21। तो यहाँ पे मैं इसको पी क्यू एंड 21 भी मैं साथ में यहाँ लिख रहा हूँ। 21 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 3 7 21, दो फैक्टर्स होते हैं 3 एंड 7। ठीक है, तो ये दो फैक्टर्स हैं। अब मल्टीपल है, एलसीएम में मल्टीपल्स ऑब्वियसली उस नंबर से बड़े होते हैं, क्योंकि मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, उनके मल्टीपल्स में जो सबसे लीस्ट नंबर है उसको लें, तो मल्टीपल्स होंगे 12, वो जो लीस्ट होगा वो भी एटलीस्ट उसका मल्टीपल तो है ना, यानी इन दोनों नंबरों से बड़ा है। तो पी क्यू और 21 का जो मल्टीपल होगा वो इन तीनों से बड़ा होगा, एलसीएम जो होगा इन तीनों से बड़ा होगा। अब आप जरा देख लें, एलसीएम के अंदर आपने मैक्सिमम नंबर लिखना होता है, ये माइंड में रहेगा आपके। मैक्सिमम नंबर मीन यहाँ पे 2 क्यूब है और यहाँ पे 2 है, तो आप क्या लिखोगे, मैक्सिमम 2 क्यूब तो है सबके पास, इसके पास 2 क्यूब है, एंड 21 के पास 2 नहीं है, 2 ही नहीं है, तो भी आप 2 का क्यूब, अगर इवन एक के पास भी कुछ है तो वो भी आप लिख देंगे। ठीक है ना, इसमें कॉमन नहीं देखा जाता, इसमें ये देखा जाता है कि हर चीज आनी चाहिए आपके पास। ठीक है ना, तो मैक्सिमम हर चीज आनी चाहिए। तो 2 का क्यूब आपने यहाँ पे मैक्सिमम है तो आपने लिख दिया। फिर 3 पे आ जाओ, 3 इसके पास है, p के पास, q के पास 3 का स्क्वायर है और 21 के पास सिर्फ 3 है, तो आपने मैक्सिमम वाला लिखना है, यानी कि 3 का स्क्वायर आपने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर? अच्छा, उसके बाद आप 5 के ऊपर आ जाओ, तो इधर 5 का स्क्वायर है, यहाँ पे सिर्फ 5 है और 21 के पास कोई 5 नहीं है, तो भी आप यहाँ से जो मैक्सिमम है, जो 2 के पास भी मैक्सिमम है, वो आप लिख देंगे 5 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद 2 3 और 5 तो हो गया। अब उसके बाद एक 7 नंबर है, 7 किसी के पास नहीं है एक्सेप्ट 21, तो आप चाहे किसी एक के पास भी कुछ अलग है तो वो भी आप लिख देंगे। तो आपने 7 जो सिर्फ 21 के पास है वो भी यहाँ पे लिख दिया, तो ये बन जाएगा 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर और 7 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास एलसीएम। इसमें है कि गिव योर आंसर एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तो ये आपने लिख दिया। ठीक है जी, ये इसका हो गया बी पार्ट। आगे चलें, उसके बाद नेक्स्ट है फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर n सच दैट pn इज अ स्क्वायर नंबर। pn इज अ स्क्वायर नंबर कि p और n अगर आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक स्क्वायर नंबर आएगा। ठीक है जी, अब p और n की अगर हम बात करें तो p ऑलरेडी इन्होंने दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए p इज ऑलरेडी देयर, इसको रब कर रहा हूँ, p ऑलरेडी है हमारे पास। तो अगर मैं 2 क्यूब 5 स्क्वायर और 3 है, 2 क्यूब 5 स्क्वायर और 3 मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, दिस इज p। अब ये n कोई एक नंबर है, जब भी इससे मल्टीप्लाई होगा तो n एक ऐसा नंबर है कि जब इससे मल्टीप्लाई हो तो वो एक स्क्वायर नंबर बन जाए। तो मैं अगर इस p को स्क्वायर बनाना चाहूँ तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको मैं एक तो 3 से मल्टीप्लाई करना चाहूंगा, क्योंकि नहीं सॉरी 3 से पहले 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि 2 की पावर 3 है। अगर मैं 2 की पावर 4 कर दूं तो ये एक स्क्वायर नंबर बन जाएगा, बिल्कुल एक स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो मैं इसको पहले तो एक 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर एक सिंगल 1 है इसके पास, तो एक और 1 इसको मैं दे देता हूँ, तो मल्टीप्लाई बाय 3 करूँ तो ये 2 की पावर 4 हो जाएगा और 3 की पावर 1 है ऑलरेडी, तो ये भी 3 की पावर 2 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर तो ऑलरेडी है। तो आपने सिर्फ ये देखना होता है कि जो प्राइम फैक्टर्स हैं यहाँ पर
बस ये स्क्वायर की फॉर्म में होने चाहिए। तो मैं इसको यूं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 बेसिकली 2 स्क्वायर का स्क्वायर होता है, 3 स्क्वायर जो वो इटसेल्फ 3 का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर वो खाली 5 का स्क्वायर होता है। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू ही आपके पास होल स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगी। तो मैंने दो नंबर कौन सा अपनी तरफ से इंक्लूड किए, 2 और 3। तो n जो मैंने अपनी तरफ से डाला तो n 2 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा, मीन n मस्ट बी इक्वल टू 6, 2 इंटू 3, ठीक है ना। तो n कौन सा स्मॉलेस्ट इंटीजर 6, अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पूरी वैल्यू आपके पास स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है जी। तो इसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। यहाँ तक अगर आपको वीडियोस और ये कंटेंट समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो इसको प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दो, ठीक है। अल्लाह हाफिज।